श्री गुरुवर 1008 विजयराज जी मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। अहोभाव के साथ हम क्लास शुरू करेंगे और ज्ञानावर्ण्य कर्म जल्द से जल्द क्षय हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इन्हीं शुभ भावों के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी सीखा है जाना है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। अभी हमने थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक भाषा क्या होती है और हमें क्यों जरूरत होती है भाषा, लिपि, व्याकरण सीखने की और वर्ण विचार, इनके बारे में जानना है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा सब लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर भी किया जा सकता है। हम या तो बोल सकते हैं अपने मन की बात, या हम रिटर्न में लिख सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही हैं और हमारे टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप यानी कि जो भी प्रांत के विशेष संबंधित होते हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी है, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी है, अलग अलग क्षेत्रों की जो बोली होती है उस क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। और व्याकरण से हमें किसी भी भाषा को सीखना हो, चाहे संस्कृत प्राकृत हम भाषा सीखेंगे तो उसमें हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे एकरूपता बनी रहती है। और साहित्य ज्ञान का जो संचित कोश होता है वह साहित्य कहलाता है। उसके बाद हमने वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार, इनके बारे में जाना कि जो लिखित चिन्ह, हर भाषा के चिन्ह होते हैं। हिंदी भाषा का चिन्ह अलग है, गुजराती भाषा का लिखने का तरीका अलग है, उर्दू, अरबी, फ्रांस, जितनी भी भाषा हैं सब भाषाओं के अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो वैसे ही किसी भी भाषा को लिखने के चिन्ह, उसको हम कह सकते हैं लिपि। उसको हम क्या कहते हैं, चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन जब उन लिखे हुए चिन्ह को हम जब बोलते हैं तो वो वर्ण बन जाते हैं। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन दो है इसके मुख्य भेद। स्वर में तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जो जिनको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन को हेल्प चाहिए स्वर की, और स्वर को किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए बोलने के लिए। लेकिन व्यंजन जब भी बोलेंगे उसमें स्वर हमेशा इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा, मिक्स रहेगा। ठीक है। व्यंजन के चार भेद बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। मैंने पिछली क्लास में आपको 2-3 प्रयोग करके भी बताए थे ऊष्म व्यंजन कैसे हैं, आपने खुद ने फील किया था, और स्पर्श कैसे हैं और संयुक्त कैसे हैं। तो जब तक चीजें आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं, आप प्रयोग करते हैं, तो वो चीजें अंत तक हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है। किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों और व्यंजनों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यदि मुझे अगर कोई स्वर है, या मान लो मुझे अगर साप्ताहिक करना है, तो स, हलंत, फिर आ, फिर प, तो ये मेरे को आना चाहिए कि मेरे को कैसे वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे संधि विच्छेद होता है वैसे ही ये वर्ण विच्छेद है। अब आज हम जानेंगे संज्ञा क्या है और संज्ञा किसे कहते हैं। हमने बचपन में पढ़ी है संज्ञा क्या है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा के भेद कैसे बनते हैं और संज्ञा कैसे होती है। किसे कहते हैं हम संज्ञा? किसी भी प्राणी, वायु, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराने। आज हम सिर्फ
प्रैक्टिकल अनुभव से ही समझेंगे, उदाहरण से ही समझेंगे, ताकि वो हमें हमेशा याद रहे। आपको एंड टाइम पे जब भी अक्टूबर में एग्जाम हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको शब्द पढ़ते ही इसका आंसर पता चल जाए। ठीक है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द। अब किसी प्राणी मतलब, प्राणी मतलब हम, वस्तु कोई भी चीज है, और कोई भी गेंद है, या मान लो खिलौना है, कोई भी है। स्थान यानी कि हिमाचल, कश्मीर, और कह सकते हैं दिल्ली, अजमेर, जितने भी शहर हैं। भाव, भाव यानी कि हम क्या महसूस करते हैं। जैसे मैंने अभी रसगुल्ला खाया, तो मुझे क्या महसूस होगा, कौन सा भाव आएगा मेरे मन में? मीठा भाव आएगा, कि इसकी मिठास कितनी अच्छी है। मैंने करेला खाया, तो मुझे कौन सा भाव आएगा? मुझे कड़वाहट की अनुभव होगी। तो वो भाव है। भाव से मतलब ये नहीं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, वो भी एक भाव है। लेकिन अगर आप रसगुल्ला खाया है, तो निश्चित रूप से आपका मुंह मीठा हुआ होगा, ये मिठास का भाव है। ठीक है। वैसे ही अभी गर्मी है, तो आपको क्या लग रही है? गर्मी है। आप कहेंगे गर्मी कोई भाव नहीं, लेकिन गर्मी को इस तरीके से समझेंगे, फीलिंग वो भाव अलग है। ये यहाँ पर भाव का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे गर्मी आपको महसूस होती है, कुछ चीजें हमें महसूस होती हैं। जैसे मान लो बहुत पसीना हो रहा है, तो आप कहेंगे मुझे गर्मी लग रही है। तो मुझे गर्मी लग रही है, इसमें कौन सी संज्ञा आई? भाववाचक संज्ञा आई। वैसे ही शीतलता, भाववाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हम अभी सीखेंगे कि भाव और दशा पे किस तरह आधारित है। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि संज्ञा क्या है। नाउन, व्हाट इज नाउन, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों को आपने पढ़ाया होगा नाउन क्या है। तो वैसे ही संज्ञा क्या है, कि प्राणी, वस्तु, स्थान या नाम का बोध, बोध मतलब कराने, मतलब जिससे हमें ज्ञात होता है, जिससे हमें पता चलता है, जो इंडिकेट करता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है? कि मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। तो ये क्या दिखा रहा है? कि ये जो चित्र है वो भगवान श्री कृष्ण का है। तो कोई किसी भी तरफ उंगली उठती है हमारी किसी को भी दिखाने के लिए, या हम किसी चीज की पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और निर्धारित रूप में उससे बात करते हैं, तो वो उन शब्दों को में प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, इनका जब भी हमें ज्ञात होता है, इंडिकेट होता है, पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, पुजारी मंदिर में पूजा करता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, और सूर्य चमकता है। अब उदाहरण के रूप में आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। रमेश, राधा, महात्मा गांधी, राम, गुरु नानक आदि। जब भी किसी भी इंसान का नाम आए, आपको दिखे कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे एग्जाम में हमेशा यही आता है, सेंटेंस दिए हुए रहते हैं, उसमें से आपको संज्ञा छांटनी पड़ती है, संज्ञा को अलग करना पड़ता है, और संज्ञा का कौन सी संज्ञा, उसका भेद बताना पड़ता है। ये अच्छे मार्क्स का आता है, और आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत तरीके से बता रही हूँ कि अगर अगर आपको किसी का नाम दिखे, रमेश, राधा, महात्मा गांधी, किसी का भी हो, सीता, किसी का भी नाम हो, सरोजनी नायडू हो, किसी का भी कोई भी नाम हो, आप तुरंत उसको अंडरलाइन करना और बोलना ये तो व्यक्तिवाचक है। अभी हम आज इसके एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसकी, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करके तुरंत उसको अंडरलाइन करोगे। जैसे ही किसी भी नाम आ जाएगा किसी का भी, तुरंत उसको अंडरलाइन करोगे, और ये तो हो गई हमारी व्यक्तिवाचक। एक नंबर तो हमारा पक्का हो गया। अब किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, चाहे कलम हो, चादर हो, चश्मा हो, टेलीविजन हो, मेज हो, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड हो, और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, पुस्तक है, मेज है, कलम है, बहुत सारी हो सकती है। तुरंत उसको, वस्तु को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। स्थान है, स्थान में तो पता ही चल जाएगा, दिल्ली है, हिमाचल है, रांची है, अजमेर है, राजस्थान है, मुंबई है, जहां पे भी स्थान आएगा वो कौन सी हो जाएगी? वो संज्ञा हो जाएगी। भाव है, मिठास है, गर्मी है, शीतलता है, बुढ़ापा है, बचपन है, चांदनी है, ये सारे क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं।
ये तो होगी संज्ञा के बारे में। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या होती है व्यक्ति संज्ञा के भेदों को पहचानने में। अब उसको भी आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, सबसे पहले ध्यान रखना विशेष मतलब होता है इंग्लिश में, अभी हम बात करें स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, विशेष स्थान की बात हो रही है, विशेष वस्तु की बात हो रही है, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक है। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था इसका कि जैसे ही व्यक्ति का नाम आए तुरंत अंडरलाइन करना और इसको लिख देना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान हम्म। का है तो आपको क्या करना है, चंडी, कोई भी स्थान हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उज्जैन, कोई भी हो, तुरंत वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तुरंत आपका आंसर लिख देना। और कोई भी वस्तु के बारे में हो तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु आते ही ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने और भाववाचक संज्ञा को, उसके बारे में हम करेंगे। किसी को पूछना है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग का पता चलता है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि किसी ग्रुप का पता चलता है। मान लो कोई ग्रुप है या कोई जाति है, या जाति जैसे हम समझते हैं ना, जैसे हम कहेंगे हम ओसवाल जाति के हैं, वो कहेंगे ब्राह्मण जाति के हैं, हम जैसे जाति वो मतलब निकालते हैं ना, यहाँ पे सिमिलर कुछ कुछ वैसा ही है। हम जाति क्या बोलते हैं, हम ओसवाल है इसका मतलब वो जैन है, या उसका मतलब बनिया है तो क्या होगा, इसका मतलब वो क्या है, ओसवाल जाति का। तो एक विशेष हम शब्द लगाते हैं जाति। तो यहाँ पर भी जाति का सिमिलर अर्थ है कि अगर कोई किसी शब्द का पर्टिकुलर है, मान लो मैंने मैंने कोई शब्द बोल दिया, अभी हम आगे जिसकी एक्सरसाइज करेंगे, मान लो मैंने कोई शब्द बोल दिया है कि ये कुरान है, तो कुरान क्या हो गई, कौन से धर्म से संबंधित हो गई कुरान, या बाइबल है, किसी को पता हो तो जल्दी से लिख सकते हैं। कुरान बाइबल कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, मोमडन्स लोगों में, या कह सकते हो बाइबल है जो क्रिश्चियन लोगों में है ना। तो ये इस्लाम से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो ये किससे, एक ग्रुप से संबंधित है, कौन सा ग्रुप, इस्लाम से। कौन सा ग्रुप, मुसलमान से। और बाइबल क्रिश्चियन से। अब हम अपने हिंदी की बात, अपने जैनिज्म की बात करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया किसी भी अपने जो आगम है उनमें से किसी का नाम लिख दिया, तो आगम है इसका मतलब जैन आगम है और वो जैन कम्युनिटी को दिखाते हैं। वैसे ही आपको ऐसे ऐसे शब्द दिए रहेंगे, मैं अभी आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपको आगे समझ नहीं आएंगे कि अब कुरान आ गया, बाइबल आ गया, अब ये कौन सी संज्ञा हो गई। इसमें तो ना तो मुझे कोई जाति पता चल रही है, ना मुझे तो कोई भाव आ रहा है, ना व्यक्ति का कोई व्यक्ति भी नहीं है, कुरान कोई व्यक्ति थोड़ी है। तो लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष वर्ग को बोध कराती है, पूरे एक ग्रुप को बोध करवाती है, इंडिकेट करवाती है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण के रूप में जैसे मान लो प्राणी है, पुरुष, लड़का, मुर्गा, हिरण, गाय, भैंस, ये क्या है, ये प्राणी है। स्थान में क्या है, गली, दुकान, शहर, मोहल्ला, बाजार, पहाड़, नदी। ये पहाड़ नदी बहुत आते हैं, बहुत बार गंगा दिया हुआ रहता है, हिमालय पर्वत दिया हुआ रहता है, पर्वत दिया हुआ रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता इसमें में संज्ञा कौन सी होगी। हम बहुत देर तक सोचते हैं लेकिन हमें क्लू नहीं मिलता। लेकिन इससे आपको आपको हिंट मिलने में बहुत आसानी रहेगी। तो गली है, दुकान है, शहर है, मोहल्ला है, ये सारे क्या है, ये स्थान है। क्या है, स्थान है। बाजार है, पहाड़ है, नदी है, देश है, आदि। वस्तु के हिसाब से खिलौना, कार, साइकिल, कपड़ा आदि। जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग और जाति का बोध होता है, मान लो इसमें किसी भी पूरे वर्ग का, पूरे ग्रुप का बोध होता है, पता चलता है, बोध मतलब इंडिकेट होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का पता चलता है, यानी कि बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या हो गई, दशा हो गई। जवानी है, बचपन है, ये क्या हो गई, ये दशा हो गई। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जवानी का क्या होगा,
बचपन का क्या होगा, ये कौन सी बचपन कौन सी संज्ञा हुई, जवानी है, बुढ़ापा है, ये क्या है, ये व्यक्ति की दशा बताते हैं, क्या बताते हैं, दशा बताते हैं। और और लड़ाई, गर्मी और ये मिठास, ये क्या बताते हैं, भाव, स्थिति बताते हैं, भाव बताते हैं। तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर स्थिति बताते हैं, भाव बताते हैं, दशा बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के हैं लड़ाई, बचाव, खिंचाव। अब आपको ये एग्जाम में आता है कि आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है, क्योंकि जब आप संस्कृत वगैरह आगम वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ शब्द बनाने पड़े, भाववाचक संज्ञा में बदलने पड़े। वो कैसे होंगे वो अब अभी हम आगे सीखेंगे। तो लड़ाई, बचाव, खिंचाव, गर्मी, थकान, मुस्कुराहट, बुढ़ापा, प्यार, हंसी। प्यार हंसी क्या है, ये भाव है। बुढ़ापा क्या है, ये दशा को बताता है, किसी की स्थिति बताते हैं कि अब हम बोलते हैं किसी को भी कि इनको तो बुढ़ापा आ गया, तो ये कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो गर्मी, थकान, ये सारी क्या है, भाव है। इसके अतिरिक्त संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञा। ये इजी है, ये द्रव्य और समूह वाला बहुत इजी है, बहुत तरीके से समझना कि जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध कराते हैं वो द्रववाचक संज्ञा है। मान लो जो भी लिक्विड फॉर्म में या धातु के रूप में है ना, जो किसी भी कह सकते हो तरल पदार्थ के रूप में है, वो द्रववाचक संज्ञा है। जैसे तेल कितने रुपए लीटर है, तेल क्या हो गया, द्रव्य हो गया। गिलास में दूध रखा है, दूध क्या हो गया, द्रव्य हो गया। यह अंगूठी सोने की है, धातु हो गया सोना। तो जहां पे भी द्रव्य, पदार्थ, धातु और किसी और मतलब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे लीटर, किलो में बात कही गई है, तो तुरंत वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देना। 2 किलो घी दे दीजिए, यह अंगूठी सोने की है, तुरंत धातु आ गया। तेल कितने रुपए लीटर है, दूध कितने रुपए लीटर है, गिलास में दूध रखा है, गिलास में पानी रखा है। जहां पे भी लिक्विड फॉर्म यानी कि लिक्विड पदार्थों की बात आ जाए, तरल पदार्थों की, पेय पदार्थों की भी बात आ जाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। वो क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसके दो भेद हैं, ये द्रव्य और भाव बहुत अच्छे से समझना। भाववाचक संज्ञा भी इजी है। अब है द्रव्यवाचक और उसके बाद है समूहवाचक। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना। अब इसको समझना कि ये भारतीय सेना क्या है, कि जो ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम भारतीय सेना कहते हैं, है ना। तो ये भारतीय सेना मतलब भारत की सेना, ऐसे एक शब्द आएगा, का और की का आएगा, तो उसमें समझना कि वो एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही जाति के व्यक्ति। यानी कि भारतीय सेना में एक ही जाति के व्यक्ति कैसे हो गए, कि सभी के सभी भारत की, देश की रक्षा के लिए अपनी नौकरी, अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपनी कह सकते हो कि अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, वो भारतीय सेना हो गई। वैसे ही चाबियों का गुच्छा, ऐसा गुच्छा जिसमें खूब सारी चाबियां हैं, तो वो क्या हो गई, वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। जो समूह में है वो क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है सभा। सभा में कौन होते हैं, लोग। सभा ऐसी चीज जहां पे लोगों का संगठन होता है, लोगों को एकत्रित किया जाता है, तो वो क्या हो गया, लोग। एक तो लोग होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे सभा में, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया। वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, सभा। उसके बाद है दल। दल हो सकता है बहुत सारे, जैसे मान लो बजरंग दल है, तो ऐसा दल जो एकदम हिंदुज्म को प्रमोट करता है, या मुसलमानों का कोई दल हो गया, आईसीआई, या कोई आतंकवादियों का दल हो गया, तो वो सब क्या है, वो एक ऐसी जगह या एक ऐसा ग्रुप है जो किसी विशेष के लिए, सभी उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, वो सभी एक विशेष चीज के लिए, एक विशेष मिशन के लिए ही आए हैं, एकत्रित होते हैं।
भारतीय सेना है तो वो भी देश सारे, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में एक या दो होंगे, सेना है तो बहुत सारे लोग होंगे, स्वाभाविक है, तो उसको हम समूहवाचक कहेंगे। चाबियों का गुच्छा बोला है तो सभी चाबियां ताले खोलने के लिए है, तो उसको हम समूहवाचक में गिनेंगे। वैसे ही सभा में लोग होते हैं, बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा होता है दल में, तो उसे हम सभा कहते हैं। और दल में भी क्या है कि एक व्यक्ति विशेष, एक कह सकते हो कि एक मिशन के विशेष लोग इकट्ठे होते हैं, वो दल कहलाता है। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव आते हैं, फीलिंग है, सुख है तो भाव है, दुख है तो भाव है, या आप परेशान हो, दुखी हो, वो भी एक भाव है, आप खुश हो, आप आज बहुत हैप्पी हो, तो वो भी एक भाव है। क्षमा है, वो भी एक क्षमा का भाव है, कि आप घृणा है तो वो भी एक भाव है, सत्य है तो वो भी एक भाव है, इत्यादि। ये मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद है अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। ये आपको आ सकती है एग्जाम में, आती ही है ये। बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा। बुढ़ा। सजना से सजावट, सजना से क्या, सजाना से क्या बनी, सजावट। चलना से चाल, चोर से चोरी, आदि अन्य शब्दों से ये बनी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द चार प्रकारों के शब्द बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में सर्वनाम से क्रिया से विशेषण, सर्वनाम क्रिया और विशेषण आने वाले दिनों में करेंगे कि क्या होती है सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते समय सबसे पहले आपको क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि इसमें हमेशा ये ऐसे शब्द होंगे, वैसे तो आपको जनरली आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास करना कि इस तरीके से आप याद करके या इसको प्रैक्टिस करके, कि जैसे मित्र से क्या होगी, मित्रता। कोई भी ऐसा शब्द मत बनाना जो खुद को भी बोलने में अजीब लगे, ऑड लगे, ऐसा शब्द बिल्कुल मत बनाने का प्रयास करना। वकील से क्या बनेगा, भाववाचक वकालत। वकील मतलब जो एक ग्रुप है, एक जाति है वकील, जहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, वकील जो होता है वकालत करते हैं। मिठाई है, वो क्या मुंह में देती है, मिठास। मानव में कौन सा गुण हो जाता है, मानव है एक जाति है, उसमें गुण कौन सा है, मानवता का। कवि है, तो कवि से वो क्या करता है, उसमें कवित्व का गुण है, किसका गुण है, कवित्व का। तो ये गुण से संबंधित होता है, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये एक याद करने का तरीका है। वैसे ही सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। मम, मम से क्या है, ममता, ममत्व, ममता, ममत्व। पराया, परायापन, पराया व्यक्ति है, उससे कौन से भाव आएंगे, परायपन की, तो वो क्या हो गया, परायापन। स्व, स्वत्व। अपना है, उससे कौन से भाव आएंगे, अपनेपन का भाव आएगा, तो वो है अपनापन। सर्व और सर्वस्व। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है जो हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो सीख रहे हैं। इसके अलावा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये अभी हमने किया, अपनापन, ममत्व, स्वत्व, सर्वस्व, परायापन। विशेषण मतलब विशेष, जो अभी हम विशेषण वैसे तो आगे सीखेंगे, जो किसी की विशेषताएं बताता है, जो पूरे ग्रुप की विशेषताओं का बोध करवाता है, वह विशेषण कहलाता है। हीन, हीनता। सूक्ष्म, सूक्ष्मता। चतुर, चतुराई। दयालु, दया। सुंदर, सुंदरता। इसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलना, चाल। हंसना, हंसी। बचना, बचाव। खेलना, खेल। रोना, रुलाई। ये सब क्रिया है। वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ये सभी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं से इन्होंने भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, जिससे भाव का पता चलता है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा निकट, निकटता। दूर, दूरी। एक और एकता। एक इसका ये ट्रिक कर सकते हो, जहां पे भी ता आए वो भाववाचक, तीनों में से अगर छांटना हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक,
तो आप ता से समझ सकते हो। ये एक तरीके से हेल्प है, एक हिंट है कि ता आए तो हो सकता है कि या तो विशेषण से भाववाचक बना है या सर्वनाम से भाववाचक बना है, लेकिन इन तीन में से तो आइडेंटिफाई करना, पता लगाना आसान हो जाएगा कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। इन तीन में से हम आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आप इनको तीनों में से पता कर सकते हो कि ता अगर शब्द है तो वो जरूर भाववाचक है। फिर हम भाववाचक में जरूर देख सकते हैं कि कहीं वो क्रिया से तो भाव नहीं बना, कहीं वो विशेषण से तो भाव नहीं बना। इसके लिए हम अभी सर्वनाम विशेषण पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम विशेषण का कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। और चलना क्रिया है तो पता चल जाएगा कि चलना, चाल आ रही है, ये भाव है। हीनता आ रहा है, हीनता लिखा हुआ आ रहा है तो तुरंत ये क्या है, ये भाव दिखा रहा है। और व्यक्तिवाचक में एक बार हम प्रश्न सॉल्व करने से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष विशेष ग्रुप के बारे में वो बताएगा। क्या बताएगा? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के बारे में वो बताएंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सरोजनी नायडू, रामचंद्र, बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण, लाल बहादुर शास्त्री, वो ये क्या है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, पता है, फ्रीडम फाइटर है हमारे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो जरूर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। अब स्थान का आएगा तो चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, मुंबई, उज्जैन, ये क्या है, ये स्थान है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते हो। वस्तु है तो पुस्तक, मेज, कलम। ठीक है। जातिवाचक जो किसी ग्रुप को दिखाती है, जो किसी जाति को का बोध करवाती है, वर्ग को दिखाती है, तो वो जातिवाचक है। और भाववाचक जो किसी भी वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा है। अब उदाहरण की हम जैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करना, आप लोग भी देखना ताकि आप प्रैक्टिस करोगे अभी। मैंने अपना बचाव स्वयं कर लिया था। अब मैंने क्या बोला, मैंने अपना बचाव स्वयं कर लिया था। इसमें सबसे पहले तो संज्ञा कहाँ है वो अंडरलाइन करो। सबसे पहले क्या पूछा है इसने, संज्ञा शब्द छांटो। बचाव है, बचाव, बचाव है ना, और बचाव का भाव है बचाव। सबसे पहले क्या आएगा, बचाव, बिल्कुल सही, भाव, और ये भाववाचक संज्ञा है। अब है सुरेश लंबाई में मोहन से बड़ा है। सुरेश वाचक, सुरेश और लंबाई, कोई डिस्टरबेंस चल रहा है? सुरेश और मोहन व्यक्तिवाचक। बिल्कुल। और एक चीज और है इसमें, लंबाई, सुरेश मोहन, लंबाई, लंबाई क्या हो गई, जातिवाचक। लंबे व्यक्तियों की जाति क्या है, लंबे व्यक्तियों का के ग्रुप को आप बोध करवा रहे हैं। लंबे व्यक्ति या छोटे व्यक्ति, हाइट में कम है, बौने व्यक्ति, अगर बौना भी आता तो आप एक ग्रुप को दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता, जातिवाचक। अब है वीरों ने स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। सबसे पहले तो इसमें संज्ञा छांटेंगे। वीर शब्द आके ही पता चल गया, वीर, वीर है ना। हाँ। वीर क्या है, ये वीर जाति है। कौन सी जाति है, कि जो देश, जो बहादुरी का काम करते हैं, जो बहादुर हैं, जो सुपर हैं, एक ग्रुप है, तो वो क्या है, वीर है। इसके बाद एक और है इसमें संज्ञा, कौन सी होगी, प्राणों, नहीं, नहीं, स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्रता। कौन सी है, ये भाववाचक, बिल्कुल स्वतंत्रता का भाव आता है। हम महसूस करते हैं ना, जब हम बंदिश में होते हैं, तालों में जकड़े होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम परतंत्रता का भाव है। और स्वतंत्रता क्या है, कि हम किसी के भी अधीन नहीं है, है ना। तो वो क्या है, ये भाव है। तो ये दशा हमारी स्थिति बताती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो इसका मतलब हमारी दशा अभी स्वतंत्र वाली है, हम फ्रीडम वाले हैं, हम फ्री हैं। तो स्वतंत्रता क्या हो गई, भाववाचक। गांव में भीषण डकैती पड़ गई, तो गांव क्या होगा, गांव वाचक, क्या होगा,
जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल, गांव, जहाँ पे गांव के लोग, ग्रामीण लोग रहते हैं, वो गांव होता है, वहां पे एक विशेष जाति के लोग यानी कि ग्रामीण लोग ही रहते हैं, वो तो गांव है। तो ठीक है, भीषण भाववाचक, क्या? भीषण भाववाचक संज्ञा। नहीं, भीषण भाववाचक नहीं है। भीषण का अर्थ है कि मतलब भाव नहीं है भीषण। भीषण में मतलब बहुत ज्यादा है, या ना तो ये किसी वर्ग को महसूस करवा रहा है, और भाव भी नहीं है। भीषण कोई भाव नहीं है। भाव डकैती। वो नहीं, इसमें एक ही है जातिवाचक। ओके। इसमें एक ही है, वो है जातिवाचक। इसकी क्या, इसीलिए तो क्या कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें अपनी मानवता, अभी मैंने बताया था, मानवता बनाए रखनी चाहिए। मानवता। पहले किस पे करेंगे? मानवता। बिल्कुल, मानवता। ता शब्द आते हैं तो कौन सा होगा? सर। अभी अव्यय। मैंने बताया ता शब्द आ जाए तो एक हिंट दिया था आपको, एक सिंपल ट्रिक बताई थी मैंने। अव्यय भाववाचक। अव्यय भी हो सकता, लेकिन आपको अव्यय का नहीं बताना, अव्यय है क्रिया है, आपको भी व्यक्ति जाति और उसमें से बताना है। जातिवाचक है। व्यक्ति। ये गलती मत जातिवाचक करिए। है। मानवता जातिवाचक। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ व्यक्तिवाचक। आपको। सुनिए, देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में वही बताया कि इसमें क्या करना है, संज्ञा शब्द छांट कर रखना है और उसका भेद लिखना है। ठीक है, भाववाचक है। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द छांटेंगे मानवता, और उसके बाद उसका भेद लिखेंगे कि संज्ञा शब्द कौन सा हो गया, मानवता। और अव्यय से है ये, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना है। मानवता वो कौन सा गुण हो गया, मानवता कौन सा हो गया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना है। इसका ये आंसर होगा, मानवता, मानव से बनी है मानवता। और मानव एक व्यक्ति विशेष को, देखिए ये मानव है, ये पशु है, ये पक्षी है ना, लेकिन हम क्या है, मानव। मानव जो ह्यूमंस को, जो एक जातिवाचक। विशेष वर्ग को दिखाता है, वो जातिवाचक कहलाता है। तो ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना है। मैंने आपको ऐसे उदाहरण के रूप में समझाया है इसका आंसर, कि ये जातिवाचक से भाववाचक बना है। अगर आप सिर्फ भाववाचक संज्ञा भी लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें सबका रूप नहीं पूछा गया कि उसका भेद बताइए, भाववाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। अब है संज्ञा के कितने, हाँ, लंबाई कौन सी संज्ञा है? लंबाई है जाति, लंबे लोगों का ग्रुप है, तो लंबे लोगों का ग्रुप है, मतलब ग्रुप मतलब विशेष जाति। बट यहाँ आई थिंक लंबाई भाववाचक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लंबे लोगों का ग्रुप नहीं है। लंबाई मतलब उनकी विशेषता है ना, लंबे से लंबाई बना है, जैसे लाइक ईमानदार से ईमानदारी होता है ना। हाँ, जो विशेषण। लंबा इसका है ना, कह सकते हो कि इसकी विशेषता है। हाँ तो हाँ ये लंबे से लंबाई बना है। हाँ हाँ, लंबाई कोई इसलिए भाव नहीं है। लंबाई क्या भाव, लंबाई का क्या भाव, लड़ाई का तो भाव हो सकता है, और ये हो सकता है गर्मी का भाव, मुस्कुराहट का भाव, हंसी का भाव। लंबे का क्या भाव होगा? लंबा तो एक ग्रुप को दिखा रहा है कि इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी कि लंबे लोगों के ग्रुप में इसकी क्या है, सुरेश की, इसने क्या बोला, सुरेश लंबाई में मोहन से बड़ा है, यानी कि इसकी क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और दोनों की तुलना में लंबाई को इम्पोर्टेंस का, ये नहीं कहा कि सुरेश को इससे मुस्कुराहट का भाव या इससे लड़ाई का भाव आ रहा है। लड़ाई का अगर लिखा होता तो ये भाववाचक ही होता, लेकिन सुरेश लंबाई में मोहन से बड़ा है, तो लंबाई है तो पर्टिकुलर जाति, किसी वर्ग और जाति का बोध हो रहा है कि लंबे लोगों की बात हो रही है, तो उसमें बात आएगी कि जो सुरेश है वो उसकी लंबाई तो मोहन से भी बड़ी है। ठीक है, तो इसका जातिवाचक ही होगा। अब हम चलते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं? ये तीसरा नहीं हो सकता क्या? क्या? एक्सक्यूज मी, तीसरा नहीं हो सकता? विशेषण से भाववाचक बनाया जो, जैसे सुंदर, ये वाला लंबाई वाला। नहीं, लंबाई कैसे होगा, लंबाई भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। नहीं। हम बहुत सारे शब्द होते हैं, हम बोलते हैं, जैसे हमने चतुर से चतुराई बना ली, तो हमें भी लगेगा लंबा से लंबाई बना ले,
लेकिन ऐसे शब्द नहीं होते। लंबा कोई भाव नहीं है, चतुर एक भाव है ये, और उसकी स्थिति बताता है कि ये व्यक्ति कितना चतुर है। इसकी दशा है कि यह फलानी व्यक्ति या फलानी लेडी बहुत चतुर है, तो ये उसकी दशा है, ये उसका भाव है, और ये उसकी स्थिति बताता है कि ये व्यक्ति बहुत चतुर है। ठीक है। लंबाई, लंबाई में सिर्फ जाति का विशेष का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। हम बहुत सारे अभी ऐसे शब्द बोलेंगे, मिठाई है, ऐसे तो मीठा से मिठाई हो सकती है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, उसमें विशेषण का गुण भी तो होना चाहिए। वो विशेषण जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम, मित्र है तो मित्रता ही होगा, मित्राई नहीं होगा। हम हर एक से हर एक चीज शब्द नहीं बना सकते हैं। मिठाई है तो मीठा से मिठाई नहीं बनी है, मिठाई से मिठास बना है, तो वो भाववाचक संज्ञा हुआ है, क्योंकि मिठास एक भाव है। मिठास एक पता चलता है कि उस वस्तु की क्या मतलब दशा है, क्या भाव है। अगर मैंने रसगुल्ले की मिठाई खाई तो मेरे मुंह में मिठास है, तो उस वस्तु की मिठास है, उस वस्तु का भाव है मेरे अंदर। ठीक है। अब है संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के मूल रूप से हम 3 भेद ही करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था संज्ञा के 3 मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। ठीक है। अब इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, चलिए बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय। हिमालय। क्योंकि किसी स्थान का बोध हो रहा है तो पहाड़ क्या का होगी, हिमालय। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, कालवाचक। बिल्कुल, संज्ञा का भेद नहीं है, कालवाचक। अब है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, नारित्व। नारित्व, बिल्कुल सही। कि उसमें हम क्या बोलते हैं, उस लेडी में, इस औरत में तो नारित्व के गुण है, ये अच्छी नारी है, इसका मतलब उसके गुणों की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, तो वो नारित्व है। बाकी शहर का नाम है कलकत्ता। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पर्वत। पर्वत। मैंने बताया था कि पर्वत है कि जो किसी विशेष, अभी हमने जब बात की थी कि पहाड़, नदी, देश, ये सब किस में आएंगे, ये जातिवाचक में अक्सर पूछा जाता है, ये जातिवाचक है। ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं सॉल्व। आप लोगों के पास भी बुक है तो आप लोग भी निकाल के रखिए। अब है इसमें से अब कुछ कुछ शब्द हैं, पहले आप लोग सोच लीजिए। कौन सी बुक में है? पीडीएफ में दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, पीडीएफ में दिया हुआ है। इसी पीडीएफ में जो उत्तराधीन हाँ, सूत्र का था। जो मैंने भेजी थी ना पीडीएफ, जिसमें उत्तराधीन सूत्र ओ, और हिंदी व्याकरण हमारे पास नहीं है। हाँ नहीं है। मैं ग्रुप में भेज देती हूँ एक बार दोबारा, उसमें आप थोड़ा आगे करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलूं? हाँ, 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट, वही 1 मिनट आप करके रख लो, सॉल्व करके। मैं वही बोल रही हूँ कि जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं एक बार फिर से पीडीएफ भेज देती हूँ, मैंने पहले भी भेजी थी ग्रुप में। और है ना, आप ये सोचो, उत्तराधीन सूत्र के बाद हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता है, ये भी 40 से 50 मार्क्स का है ये पेपर। यानी कि ये सोचो, आधे आधे मार्क्स, 50 नंबर मान लो लगभग उत्तराधीन सूत्र के हैं, तो 50 मार्क्स इस हिंदी व्याकरण के भी हैं। तो नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया, सीख लिया, तो अच्छे से पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और मैं तो क्या, 100 में से 100 भी आ सकते हैं। तो इसको इस तरीके से करना, क्योंकि हिंदी में पिछली बार भी मैंने कॉपीज चेक की थी, तो कुछ कुछ लोगों ने समझ के अभाव में प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा, उसके अभाव में गलत कर दिया, तो ये ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। चीन क्या है? चीन तो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्टिकुलर देश का नाम है। बिल्कुल, चीन में क्या है, किसी देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक है। अच्छा, नदी क्या है? अभी मैंने बताया था, 1 मिनट भी नहीं हुआ। नदी जातिवाचक। बिल्कुल बिल्कुल, नदी है जातिवाचक। अच्छा, सुंदरता क्या है? भाववाचक। भाववाचक। सुंदरता आते ही एक मैंने बताई थी, जैसी सुंदरता आए तो तुरंत लिख देना ता से भाववाचक। अच्छा, आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक। बिल्कुल, चीन हो, आगरा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, कोई भी हो, के नाम पर्टिकुलर नगर का क्या है? पशु जातिवाचक।
हाँ, ये पशुओं एक जाति का बोध करवाते हैं, एक हम्म। ग्रुप का बोध करते हैं, तो वो जातिवाचक है। लंबाई तुरंत भाववाचक। भाववाचक। लंबाई क्या है? भाववाचक। विशेषता वो विशेषण, पुराण, वो जात लंबे से लंबा। पुराण का भी अभी हमने किया था क्या? जातिवाचक। पुराण और बाइबल। जगह। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो जगह। हेलो मैम, ये पुराण है ना, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये मुस्लिम का वो है ना, इसलिए। हाँ हाँ, ये मुस्लिम का, बाइबल अभी मैंने उदाहरण में समझाया था, तो क्रिश्चियन फिर का। बाइबल भी व्यक्तिवाचक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाइबल भी व्यक्तिवाचक। पूरा अभी इधर रामायण लिखा होता तो क्या होता? तो भी व्यक्तिवाचक होता है वो। व्यक्तिवाचक। बिल्कुल, रामायण भी व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि ये विशेष ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि कुरान मुसलमानों की पुस्तक है, क्रिश्चियन की पुस्तक बाइबल है, रामायण हिंदुओं के वर्ग की, हिंदुओं के ग्रुप की है ना। तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध करवा रहा। अच्छा, थकावट क्या? थकावट का हमें क्या आ जाता है? भाववाचक आ जाती है कि हाँ, भाव आ हाँ जाते बच्चे। हैं। थकान से बिल्कुल थकावट। सही, बहुत अच्छे, कि हमें भाव आ जाते हैं कि हमें थकान हो गई है। अच्छा, मित्र क्या हो गए? जातिवाचक है। बिल्कुल, मित्र क्या है कि किसी विशेष वर्ग और जाति का बता रहा है कि ये सारे मेरे मित्र हैं, मेरी दोस्त हैं। और विद्वान, विद्वान भी जातिवाचक है। हाँ, विद्वान भी जातिवाचक है। अच्छा, घृणा क्या होगा? घृणा भाववाचक। हाँ, हमें क्या हो जाता है, हमें तुमसे घृणा का भाव हो रहा है, या इससे मुझे घृणा हो रही है, तो वो हमारे मन अंदर क्या हो जाती है? घृणा भाव। के भाव आ जाते हैं। ठीक है। अब है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो आप सबकी, बहुत देखो ना, आप इस तरीके से क्लास को तरीके से समझोगे तो आपको क्या होगा, अब एग्जाम आएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब है, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बने। पुकारना का किससे बन सकता है वो? पुकार से, पुकारना से पुकार। ये हाँ बिल्कुल, ये क्या है? पुकार। बस आपको सिर्फ पुकार लिखना है। कौन, ये पूछा नहीं है कि कौन सी संज्ञा से क्या बनना है, तो आपको भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लिखने के चक्कर में, मैंने पिछली बार गलत। देखा, ज्यादा लिखने के चक्कर में लोगों ने शुरुआत हाँ। में सही लिखा, लिखते लिखते वो गलत लिखने लग गए। पूछा मैंने भाववाचक संज्ञा से क्या है, और अवयव शब्द, क्रिया शब्द, इन सब की परिभाषा पूछा ही नहीं है, तो क्यों लिखना? जितना पूछा हम्म। जाए उतना ही लिखना। फिर कंफ्यूजन के चक्कर में अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो जितना पूछा जाए कि भाई, यही पूछा है कि शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनेगी, ये नहीं पूछा गया कि कौन से शब्द से कौन सी संज्ञा है, तो अपने को सिर्फ शब्द ही लिखना है। पुकारना से क्या बन गया? पुकार। पुकार। मुस्कुराना, हाँ? मुस्कुराना, मुस्कुराहट। बिल्कुल, मुस्कुराहट। क्योंकि शब्द आपने पहले भी सुन रखे हैं ना, तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे आपसे। क्या हो गई? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। रोना से, अभी रुलाई। हमने किया है, अभी हमने किया है, रुलाई। ठीक है। और मीठा से, मीठा तो बहुत बार आ गया, मीठा तो मिठास। बहुत बार आ गया। मिठाई। मिठास। मीठा से क्या हो गई? अनम्यूट करके बोलिए कि मिठास। बिल्कुल, मिठास, कि मुझे मीठा खाया तो मेरे मन में कौन सा भाव, ये कौन सी संज्ञा आ गई? भाववाचक संज्ञा, मिठास का भाव। वाचाल से, वाचालता। वाचालता, बिल्कुल। दूर से, दूरी। गुरु दूरी। से, दूर से दूर। बिल्कुल, दूर से दूरी। गुरु से गुरुत्व। गुरुत्व, कि इसमें गुरुत्व का गुण है, इसमें गुरु के लक्षण है। निर्धन का, निर्धनता। निर्धनता। व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व यानी कि जो उस व्यक्ति के गुणों को, उसमें कौन से गुण है, इनका व्यक्तित्व अच्छा है, इनका बुरा है, तो वो व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है। जहाँ गुणों का दर्शाता है तो वो भाववाचक आ गया। अब है कठोर, कठोरता या कठिनता। कठोरता, कठोर से होगा कठोरता। और एक, एकता। एकता, बिल्कुल। अब ऐसे शब्द हैं, हमें भी पता है, एकाई हो नहीं सकता, एकास हो नहीं सकता, एक, तो हमें पता चल जाता है कि इस शब्द का ये बनेगा। तो ये क्या हो गए? ये सारे भाववाचक संज्ञा हो गए। समझ आ गई संज्ञा आपको? हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है?
नहीं। बस ऐसे ही सरल आएंगे, आपको बस संज्ञा पहचाननी है और या संज्ञा से शब्द बनाना हो। पीडीपी डाला है क्या आपने? मैं अभी डाल देती हूँ ना क्लास के बाद ओके पीडीएफ। ओके। बिल्कुल। और ये अभी तक की तीन लेसन हुए हैं हमारे। आगे हम लिंग करेंगे, विशेषण, सर्वनाम, ये सभी करेंगे। तो बस आप क्लास में रेगुलर बने रहना। और अभी आज जैसे आपने समझा है तो आज एक बार इसको आप पढ़ लेंगे घर पे, तो आपको सब समझ आ जाएगा आसानी से। और अगली बार जब भी होगा पेपर तो आप आसानी से पेपर कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज देती पीडीपी हूँ। आप पहले से डालना। क्या? ओए पहले से भी डालना, पहले है ना, उस वहां से डालना। हाँ हाँ, डालना मैं पहले पूरी का पीडीएफ थोड़ा सा डालूंगी। अच्छा मैं ना पूरी पीडीएफ डालूंगी। उस उत्तराधीन सूत्र के बाद हिंदी हाँ व्याकरण आएगा, मैं अभी भेजूंगी ना, उसमें अच्छा उत्तराधीन अच्छा के सर, बाद अच्छा है पीडीएफ। हाँ अच्छा सर। तो आप ये ध्यान रखना कि ये नहीं ये मैं सोचना इसमें तो उत्तराधीन सूत्र है। आप आगे ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे ना स्क्रीन पे तो वो हिंदी व्याकरण का भाग खुल जाएगा। और इसमें हाँ अभ्यास प्रश्न भी है। तो अभी तो आपने जैसे सबके साथ सॉल्व किए, वो आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, अलग से प्रश्न हल करके भेज सकते हो। ठीक है। और पेपर तो वैसे अक्टूबर में होंगे, अभी तो काफी टाइम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, हम भी कोशिश करेंगे। पर्यूषण के दिनों में हो सकता है 8 एक दिन क्लास नहीं रहे, क्योंकि सब लोग अवॉइड ही करते हैं, मोबाइल का नहीं करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द हो नहीं, जाए। पोजीशन ये गुण 50 दिन का ये है कि बाद में का है? अब हमारे इधर शांत क्रांति संघ में 14 अगस्त से 21 अगस्त तक है। अच्छा हाँ, है ना? वही तो यही भाव है। और बाकी उत्तराधीन सूत्र की तो क्लासेस चल ही रही हैं। हाँ ठीक है। अच्छा। किसी को कुछ पूछना है तो ये संज्ञा, वर्ण, विच्छेद, भाषा, इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उदाहरण इसी रूप में आएंगे, पेपर एग्जाम में भी इसी तरीके से आएंगे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। सब लोग इसे अभ्यास प्रश्न को अच्छे से कर लेना। जय जिनेन्द्र। से आपने कृपा घनी करी माना। बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद धन्यवाद। आप सब भी अभ्यास प्रश्न करके मुझे भेज देना, है ना? ठीक।